Hello everyone, myself Shashikala Gora, Assistant Professor ABST from Government College Behror। आज के इस वीडियो में हम इनकम टैक्स लॉ एंड इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इनकम टैक्स मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट होता है इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा पेपर आता है कोस्ट अकाउंटेंसी का। तो आज से हम इनकम टैक्स पेपर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में पढ़ेंगे इनकम टैक्स लॉ एंड इंट्रोडक्शन। इनकम टैक्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि टैक्स होता क्या है, क्यों लगाया जाता है और किसके द्वारा लगाया जाता है, क्यों हम टैक्स पे करते हैं और गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती क्यों है। सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ टैक्स। टैक्स होता क्या है, व्हाट इज़ अ टैक्स। तो टैक्स होता है, टैक्स इज ए फी चार्ज्ड बाय ए गवर्नमेंट ऑन ए प्रोडक्ट, इनकम और एक्टिविटी। टैक्स एक फीस होती है जो कि गवर्नमेंट चार्ज करती है किसी भी प्रोडक्ट, इनकम या फिर एक्टिविटी के ऊपर। फिर दूसरी बात आती है कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों चार्ज करती है। जैसे कि एक में फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है तो अगर उसको अपनी लाइफ चलानी है तो वो अर्न करता है, जो अर्निंग आती है उसी से वो पैसा अपने एक्सपेंसेस वगैरह में खर्च करता है, उसी से उसके जीवन का निर्वाह होता है। ऐसे ही गवर्नमेंट को भी काफ़ी जगह फंडिंग करनी पड़ती है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लाने पड़ते हैं, काफ़ी जगह पेमेंट करना पड़ता है। उनको पेमेंट करने के लिए उसको इनकम की ज़रूरत होती है, तो इनकम आएगा कहाँ से। तो टैक्स इनकम का एक सबसे अच्छा सबसे बड़ा सोर्स इनकम का टैक्स ही होता है गवर्नमेंट के लिए। तो द रीज़न फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस इज़ दैट दे कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की इनकम का ही बेसिक सोर्स होते हैं टैक्स। Revenue so raised is utilized for meeting the expenses of government like defense, provision of education, health care, infrastructure facilities like road, dams, etc. गवर्नमेंट काफ़ी जगह पैसा लगा, जैसे डिफेंस में होता है, एजुकेशन के सेक्टर में हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर में हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाती है अपने को, रोड्स, डैम्स वगैरह देती है। इन सब के लिए जो भी पैसा चाहिए होता है, इनकम होती है, वो आता है टैक्सेस से। फिर आगे आता है टैक्स कितने टाइप का होता है। तो टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। वो टैक्स जो कि डायरेक्टली किसी पर्सन की इनकम या वेल्थ पर लगता है, वो टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स। इफ टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ ए पर्सन, देन इट इज़ ए डायरेक्ट टैक्स। इट इज़ बोर्न और पेड बाय द सेम पर्सन। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, किसी की पर्सन की इनकम पे लगेगा, तो जिसकी इनकम है उसी की इनकम के ऊपर लगेगा और उसी को गवर्नमेंट को पे करना है। डायरेक्टली पर्सन के द्वारा गवर्नमेंट को पे किया जा रहा है तो वो होता है डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स हो गया। सेकंड आता है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। इफ टैक्स इज लेविड ऑन द प्राइस ऑफ ए गुड्स और सर्विस, देन इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किसी की इनकम पे नहीं लग के किसी गुड्स, किसी प्रोडक्ट, किसी सर्विस की प्राइस के ऊपर जो टैक्स पे करते हैं वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब फॉर एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स किसी और के द्वारा पे किया जाता है और गवर्नमेंट के पास किसी और के थ्रू इनडायरेक्टली पहुंचता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, कोई गुड्स खरीदने जा रहे हैं बाहर से, तो हम उसके ऊपर जीएसटी पे करके आते हैं। तो पे किसने किया, कस्टमर ने पे किया और दुकानदार ने लिया कस्टमर से और गवर्नमेंट को पे किया दुकानदार ने। तो इसमें डायरेक्टली कस्टमर ने गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास टैक्स पेमेंट हुआ है, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट चलते हैं कि ये टैक्स लगाने की पावर गवर्नमेंट के पास आई कहाँ से। तो जैसे कि हम सबको पता है, जो भी पावर्स गवर्नमेंट के पास होती हैं वो आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। भारत का जो संविधान बना हुआ है उसमें सारे जितनी भी पावर्स हैं गवर्नमेंट की कुछ भी करने की, वो सारी पावर्स उसमें मेंशन है। इसी के क्रम में देखते हैं तो आर्टिकल जो अपना संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसका आर्टिकल है 246 जो आर्टिकल है वो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को टैक्सेस लगाने के लिए एम्पावर करता है, उनको पावर देता है कि आप अपने स्टेट या सेंट्रल में जो भी टैक्सेस लगाना है आप लगा सकते हैं। अब आर्टिकल 246 के अगर 7th शेड्यूल में चलते हैं तो वहाँ पे 3 लिस्टें दे रखी हैं, 3 सूचियाँ दे रखी हैं। वो सूचियाँ क्या हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। 3 सूचियाँ हैं। पहली सूची है यूनियन लिस्ट,
सेकंड है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको यूनियन लिस्ट को बोलते हैं केंद्रीय सूची, राज्य सूची, और कॉन्करेंट लिस्ट को बोलते हैं समवर्ती सूची। तो इन सूचियों में क्या लिखा हुआ है, जो पहली सूची की बात करते हैं यूनियन लिस्ट की, तो इस यूनियन लिस्ट में उन सब मैटर के बारे में लिखा हुआ है जिन मैटर्स के ऊपर एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर। जिन मैटर्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली पावर रखती है लॉ बनाने का, वो सारे मैटर आते हैं यूनियन लिस्ट में। इसी तरह आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कौन से मैटर आएंगे? स्टेट लिस्ट में वो सारे मैटर आते हैं जिनके ऊपर एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। थर्ड लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट। इस लिस्ट में वो सारे मैटर डिस्क्राइब करे गए हैं जिनके ऊपर बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती हैं। तीनों की बात कर ली। अब सीधा सीधा बात आती, इनकम टैक्स की बात आती है। तो इनकम टैक्स है अपना डायरेक्ट टैक्स, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी कर रही है तो सीधी सी बात है कि ये यूनियन लिस्ट में आएगा। तो एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट हैज़ गिवन पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी टैक्सेस ऑन इनकम। जो यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो इनकम टैक्स लगा सकता है। ठीक है। अब इनकम टैक्स लॉ की जब बात कर रहे हैं इंडिया में, तो इसके फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एक तो होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961, एक होता है एनुअल फाइनेंस एक्ट, थर्ड होता है इनकम टैक्स रूल 1962, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन एंड लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स। इन सब जो भी कंपोनेंट्स हैं इनकम टैक्स लॉ समझने के लिए, इन सब के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में सबसे पहले आया था 1961 में। द लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज़ गवर्नड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। जो इंडिया में इनकम टैक्स लगाया जाता है वो गवर्न होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के द्वारा। दिस एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। ये एक्ट 1 अप्रैल 1962 को कम इनटू फोर्स लागू किया गया था, लागू हुआ था। इस एक्ट में 298 सेक्शन है, 14 शेड्यूल है। अगर मैं बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बात करती हूँ तो बीकॉम में इतना कुछ पूछा नहीं जाएगा, सिंपली एक नॉलेज के लिए है आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स की अगर बात कर रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट क्या है, इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या है, कैसे बना हुआ है, कब बना था, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब एक्ट एक बार बन चुका तो ऐसा नहीं है कि वो बना हुआ एक्ट ही हमारे काम आ रहा है। इसमें टाइम टू टाइम काफ़ी चेंजेज होते रहते हैं, काफ़ी चीज़ें हटती भी हैं, काफ़ी चीज़ें ऐड भी करी जाती हैं। तो दीज अंडरगो चेंजेस एवरी ईयर विथ एडिशंस एंड डिलीशन brought about by the Finance Act passed by the Parliament. In pursuance of the power given by the Income Tax Act, rules have been framed to facilitate proper administration of the Income Tax Act. इनकम टैक्स एक्ट में तो सारे प्रोविजंस लिखे हुए रहते हैं कि किसकी डेफिनेशन क्या है, किसको क्या माना जाएगा, किसके ऊपर कैसे टैक्स लगेगा, किस रेट से लगेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं इनकम टैक्स एक्ट में। तो फिर आता है फाइनेंस एक्ट। अब फाइनेंस एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, हर साल गवर्नमेंट आती है, अपना बजट लेके आती है, बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, उसमें इनकम टैक्स के बारे में काफ़ी कुछ आता। इतना तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, कॉलेज स्टूडेंट हो तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो बस फाइनेंस एक्ट क्या होता है? एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट द बजट टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बजट पेश करती है। अब बजट 2 पार्ट में होता है। पार्ट ए जो बजट होता है वो तो फिस्कल एरियाज़ के बारे में जो भी प्रपोजल आती है उसके बारे में होता है, उसके ऊपर अपने को नहीं जाना है। अब पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी ऑफ द बजट स्पीच कंटेन द डिटेल्ड टैक्स प्रपोजल्स। ओके, जो भी बजट आएगा उसका पार्ट बी में सारे जो भी टैक्स प्रपोजल्स हैं, जो भी चेंजेस लाने वाले हैं टैक्सेस में, उन सब का डिटेल्ड जो भी होती है वो पार्ट बी में कंटेन होती है। जैसे अगर रेट्स में कोई चेंजेज आया है, किसी की डेफिनेशन में कुछ इंक्लूड करना है, या फिर कुछ जो प्रोसेस ऑफ लेवी टैक्सेस कुछ चेंज हो रहा है, तो वो सब चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द अबव प्रपोजल्स द फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। ये सारे जो प्रपोजल्स होते हैं, प्रस्ताव होते हैं, वो फाइनेंस बिल में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं पार्लियामेंट में। उसके बाद में इसमें कंसेंट ली जाती है प्रेसिडेंट की, इसके बाद वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है।
फाइनेंस बिल लेके आते हैं, पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, वो सिंपली एक प्रस्ताव होता है, उसको पार्लियामेंट में लेके जाया जाता है और प्रेसिडेंट की भी, जो भी अपना राष्ट्रपति होता है, उसकी अप्रूवल ली जाती है। उसके बाद में फाइनेंस जो बिल आता है वो अपना फाइनेंस एक्ट बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम टैक्स रूल्स की। इनकम टैक्स रूल्स इनकम टैक्स एक्ट के सबऑर्डिनेट के तौर पे काम करते हैं। तो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज लुक्ड आफ्टर बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन है डायरेक्ट टैक्सेस का, केवल इनकम टैक्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं अपने, उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखा जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी है, उसका ऑफिस बेंगलुरु में है। उसके द्वारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है डायरेक्ट टैक्सेस का, वो सारा सीबीडीटी के द्वारा देखा जाता है। सीबीडीटी जो है वो एम्पावर होती है मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पज़ ऑफ द एक्ट। एक्ट का जो पर्पज़ है वो पूरा हो, इसके लिए वो रूल्स बनाती है। एक्ट में बातें लिखी हुई हैं कि कैसे करना है, क्या क्या करना है, किस किस पे कितना टैक्स लगना है, लेकिन रूल्स हमें बताते हैं कैसे करना है, किसकी क्या प्रोसेस रहेगी, किसके लिए क्या फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, ये सारा हमें कंटेन होता है, रूल्स में मिलेगा। फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द सीबीडीटी फ्रेम्स द रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सीबीडीटी एम्पावर है, तो सीबीडीटी क्या करती है, टाइम टू टाइम इनकम टैक्स रूल्स निकालती रहती है, फ्रेम करती रहती है। दीज रूल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड इनकम टैक्स रूल 1962। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट अलॉन्ग विद इनकम टैक्स एक्ट, इनका भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकम टैक्स कैसे लगेगा, जो प्रोसेस है, क्या क्या कैसे कैसे फॉलो करना है, वो सारे रूल्स में कंटेन होता है। फिर आता है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। अब सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर और नोटिफिकेशंस वगैरह इशू किया जाता है सीबीडीटी के द्वारा। ये टाइम टू टाइम इशू करती हैं। काफ़ी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स अगर कोई आती है डिपार्टमेंट वगैरह को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो उनके लिए जो क्लैरिफिकेशंस होते हैं, एक्सप्लेनेशन होते हैं, वो जो इशू किए जाते हैं उनको ही कहा जाता है सर्कुलर्स। These circulars are issued for the guidance of the officers and or their assessee। दोनों के लिए, कभी ऑफिसर्स जो इनकम टैक्स के ऑफिसर्स हैं उनके गाइडेंस के लिए हो सकता है, असेसी के गाइडेंस के लिए भी इशू जाता है। जो डिपार्टमेंट होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, वो बाउंड होता है इन सर्कुलर्स के। वो जो सर्कुलर में कहा गया है उनके लिए बाउंड होता है। असेसी अपना बेनिफिट देख सकता है, अगर उसके लिए बेनिफिशियल है तो वो फॉलो करे, नहीं है तो वो फॉलो ना करे, उनको बाउंड नहीं करते हैं। फिर आते हैं केस लॉज। केस लॉज नाम से आपको लग रहा होगा केस स्टडी है। कई बार क्या होता है कि सब चीज़ आप एक्ट में, रूल्स में नहीं मिलती है। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं। हर बार जा के आप एक्ट में चेंज नहीं कर सकते, छोटी छोटी चीज़ें आप जाके एक्ट में नहीं चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए क्या होता है, कई बार डिस्प्यूट अराइज हो जाता है एसएससी और डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में। तो वो क्या करते हैं, ये डिस्प्यूट लेके जाते हैं कोर्ट वगैरह में। तो कोर्ट में डिस्प्यूट सुना जाता है और उसके ऊपर डिसीजन दिया जाता है। तो वो डिसीजन बाद तक, अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रहा है तो वो डिसीजन सब पे अप्लाई होता है, तो उनको सबको फॉलो करना पड़ता है आगे इन फ्यूचर। और अगर स्टेट जो कोर्ट होते हैं, अगर वो डिसीजन दे रहे हैं तो वो उस स्टेट पे अप्लाई होगा, ठीक है। द स्टडी ऑफ केस लॉज इज एन इम्पोर्टेंट एंड अवॉइडेबल पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। It is not possible for the parliament to conceive and provide for all possible issues that may arise in the implementation of any act। एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी इशू आ रहा है, सारे इश्यूज़ को ठीक करना, सारे इश्यूज़ को सुनना पार्लियामेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। हैंस द जुडिशरी विल हियर द डिस्प्यूट बिटवीन द एसएससी एंड डिपार्टमेंट एंड गिव द डिसीजन ऑन द वेरियस इश्यूज। द सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री एंड द लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन देगी वो ऑल ओवर द कंट्री अप्लाई होगा, एंड द डिसीजन गिवन बाय द वेरियस हाई कोर्ट्स विल अप्लाई इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स इन विच सच हाई कोर्ट्स हैव जुडिशन। ठीक है, स्टेट जो भी जुडिशरी स्टेट हाई कोर्ट वगैरह देंगे वो उसी स्टेट में अप्लाई होंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन दे रही है तो ऑल ओवर द कंट्री अप्लाई होंगे। फिर आता है लास्ट, अपन आज की लेक्चर में आज बात करते हैं लेवी ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लगाना कैसे है, तो इनकम टैक्स इज ए टैक्स levied on the total income of the previous year of every person। इनकम टैक्स लेवी किया जाता है एवरी पर्सन की प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पे। ठीक है, अब कहोगे मैम टोटल इनकम क्या होती है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, एवरी पर्सन क्या हो गया। ये एक डेफिनेशन है लेवी ऑफ इनकम टैक्स की, सेक्शन 4 में दे रखी है। इन सब चीज़ों के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे
सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 2 हमें डेफिनेशंस के बारे में बताता है, किसकी क्या डेफिनेशन है। तो ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, टोटल इनकम क्या होता है, पर्सन क्या होता है। तो इनकम टैक्स लेविड ऑन द सिसिस टोटल इनकम, सिसी क्या होता है ये भी हम आगे बात करेंगे। और जो भी इनकम टैक्स लगाया जाता है वो इनकम टैक्स लगाया जाएगा अकॉर्डिंग द प्रोविज़न ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1961 में जो भी प्रोविजंस दे रखे हैं, जो कि हम अपने पूरे पेपर में बात करेंगे, पूरे लेक्चर्स में बात करेंगे, क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या नहीं है। तो आगे आने वाले लेक्चर में बात करते हैं हम आगे कि क्या प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, टोटल इनकम क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।